सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। आज हम इक्विलिब्रियम आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी को समझने वाले हैं। बट बिफोर जंपिंग ऑन दैट टॉपिक, हमने लास्ट क्लास में कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन समझा था। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन एज वेल। सो लेट्स डाइव इनटू इट। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमने अब तक जितनी भी सीरीज चलाई है अपनी मैक्रो की, हमने एक ही बात की है कि इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर दैट यू डू ऑन द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री। और वो जो कैपिटल स्टॉक है, इट इज़ नथिंग बट द फिक्स्ड एसेट्स एंड द इन्वेंट्री, राइट? When we talked about capital stock, we talked about the fixed as well as the inventory, right? So investment का मतलब होता है जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे या फिर इन्वेंट्री पे, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। Now there are two types of investments. One is induced investment and one is autonomous investment. When we talk about induced investment, this is that investment which is affected by the income of a person. मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, चाहे वो प्रोड्यूसर कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट कर रही हो। मतलब अगर एक प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी इन फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री, राइट? अगर एक पर्सन या प्रोड्यूसर की इनकम घटेगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगी फिक्स्ड एसेट्स में और इन्वेंट्री में, राइट? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वहीं पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट से अफेक्ट होती है। मतलब जो भी प्रोड्यूसर है वो तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा किसी फिक्स्ड एसेट में या फिर इन्वेंट्री में जब उसको प्रॉफिट मोटिव दिख रहा हो, राइट? तो induced investment is that investment which is affected by the income level of a person and is induced by the profit motive. बहुत easy है इसको grasp करना। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पर इनकम लिखती हूँ एंड यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट लिखती हूँ, तो ये हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, राइट? ये मैंने पूरा नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, बट अगर मैं इसको लूँ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और इनकम को, तो आई कैन ड्रॉ सिंगल स्ट्रेट लाइन कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट? दिस इज अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ अ पर्सन। वहीं पर स्टूडेंट्स, जो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम। नो मैटर आपकी कितनी इनकम है, नो मैटर आपका क्या प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पर ना तो इनकम से कोई रिलेशनशिप है और ना ही यहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव होता है। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली गवर्नमेंट करती है, राइट? जैसे कि आपके लिए ब्रिजेस बनाना या फिर आपके लिए डैम्स बनाना या फिर रोड्स बनाना, या फिर अगर गवर्नमेंट किसी राशन शॉप पर राशन प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सब्सिडाइज्ड रेट पे, इवन दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। अगेन इफ आई टेक इनकम हेयर and I take autonomous investment here, तो इसका डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब नो मैटर व्हाट योर इनकम इज, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक रहेगी, राइट? डू यू सी दैट? राइट। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे C प्लस I, तो ये जो I था वो हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ये I हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। गॉट इट? व्हेन वी आर स्टडिंग द इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम GDP, तो हमारा I इज नथिंग बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। Okay, we'll be dealing with this investment,
नॉट विद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट सेविंग and the next is ex post investment saving। So जब हम ex ante की बात करते हैं तो ये होता है planned investment और planned savings। मतलब what is the planned savings that a person or a consumer is intending to do from his income। मतलब वो सारी सेविंग्स जो वो प्लान कर रहा है वो करेगा, और इन्वेस्टमेंट इज द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, वी आर नॉट डीलिंग विद द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल सेविंग्स। हम प्लान्ड चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर या हमारे प्रोड्यूसर्स कितना प्लान कर रहे हैं कि वो सेव करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। Whereas ex post is nothing but the actual investments and actual savings. Ex ante is the planned investments or planned savings, planned investments of the producers and planned savings of the consumers, जितना वो अपनी इनकम में से सेव करने वाले हैं। जब ये हम प्लान्ड की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक्चुअल चीज़ें प्लान्ड चीज़ों से बहुत डिफरेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, राइट। तो यहाँ पर हमेशा आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आती है, राइट, ठीक है, बट यहाँ पर योर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो कम, राइट। नाउ व्हाट कैन बी योर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सपोज आपने एज अ प्रोड्यूसर ये सोचा था कि मेरा नेक्स्ट ईयर मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं 50 यूनिट्स सेल करूँगा, बट आपकी सेल सिर्फ 40 यूनिट्स हो पाती है इन रियलिटी। तो जो 10 यूनिट्स आपकी अनसोल्ड स्टॉक बच गया, वो आपका अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। यू डिडंट प्लान इट, दिस इज योर अनडिजायर्ड स्टॉक। यू डिडंट डिजायर कि मेरे पास ये स्टॉक पड़ा रहे एंड में, ये आपका अनडिजायर्ड स्टॉक है। तो ये होती है हमारी अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक्स पोस्ट मतलब जो रियलिटी है, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स और एक्चुअल सेविंग्स क्या है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे अभी, हम हमेशा एक्स एंटे की बात करेंगे। हम स्टार्टिंग से यही बोलते आ रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कुछ नहीं है, प्लान्ड स्पेंडिंग है। एग्रीगेट सप्लाई कुछ नहीं है, प्लान्ड आउटपुट है। हम हमेशा ये प्लान वर्ड बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बोल रहे हैं, बिकॉज हम हर जगह पर एक्स एंटे की बात कर रहे हैं। एक्स पोस्ट की बात हमने कहीं नहीं की है और कभी करेंगे भी नहीं। हमारी हमेशा डीलिंग एक्स एंटे से होगी, ठीक है। हमारा प्लान्ड क्या है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लान्ड सेविंग्स क्या है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड क्या है, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो का, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। नाउ बिफोर वी स्टार्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, हमें शॉर्ट रन का मतलब देखना पड़ेगा कि केन्स के अकॉर्डिंग या फिर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मतलब है शॉर्ट रन का। अब एक कंट्री की आउटपुट, कितना आउटपुट एक कंट्री प्रोड्यूस करेगी एक पर्टिकुलर ईयर में, इसके दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। या तो उस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी कितनी है, राइट, या फिर उस कंट्री के पास लेबर या फिर एम्प्लॉयमेंट कितनी है, राइट। या तो उस कंट्री की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो उसका आउटपुट डिपेंड हो सकता है, या फिर लेबर कितनी है तो आउटपुट डिपेंड कर सकता है। तो केन्स के अकॉर्डिंग या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन पीरियड में आप टेक्नोलॉजी को फिक्स रखते हो, आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है और शॉर्ट रन में उतना इन्वेस्टमेंट कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए शॉर्ट रन के पीरियड में आप एक कंट्री का आउटपुट सिर्फ तभी बढ़ा सकते हो अगर आप उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर करोगे, उनसे काम निकलवाओगे तो आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू केन्स यू हैव टू राइट दिस पॉइंट डाउन इन योर माइंड कि एक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेवल ऑफ आउटपुट से शॉर्ट रन में, राइट? तो मतलब हायर द एम्प्लॉयमेंट हायर द आउटपुट, एंड अगर मैं एम्प्लॉयमेंट को डबल कर देती हूँ तो आउटपुट भी डबल हो जाता है। इसीलिए इस बुक में आगे के 2 चैप्टर्स में हर जगह आपको अगर एक वर्ड दिया गया है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो आप उसकी जगह एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में एम्प्लॉयमेंट ही ये मेजर करेगी कि कितना आउटपुट होगा। एम्प्लॉयमेंट डबल तो आउटपुट डबल, एम्प्लॉयमेंट हाफ तो आउटपुट हाफ, मतलब आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मेजर हो सकता है। इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट इज नथिंग बट द जीडीपी, राइट? तो ये 3 वर्ड्स आपको बहुत जगह यूज मिलेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम जीडीपी, या फिर इक्विलिब्रियम इनकम एज वेल, क्योंकि आउटपुट अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो इज नथिंग बट इक्वल टू इनकम। तो आप ये चारों को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। डन? तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू केन्स वो ये बोलता है कि एग्रीगेट डिमांड जब इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के, तो इक्विलिब्रियम होता है। मतलब जब प्लान्ड स्पेंडिंग, जब कंज्यूमर्स जितना प्लान कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे वो इक्वल होता है जब प्रोड्यूसर्स जितना प्लान कर रहे हैं कि हम प्रोड्यूस करेंगे उसके, तो हम एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। मतलब प्रोड्यूसर्स उतना ही प्लान कर रहे हैं, सपोज 10 यूनिट्स, जितना हमारे कंज्यूमर सोच रहे हैं कि हम खरीदेंगे। मतलब कोई भी इन्वेंट्री इस सिचुएशन में अनडिजायर्ड नहीं होगी। एम आई राइट? इस सिचुएशन में सारी इन्वेंट्री जितनी बनेगी वो सेल हो जाएगी, क्योंकि जितना वो डिमांड कर रहे हैं उतना इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, राइट? तो मतलब केन्स ने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो उस सिचुएशन में हमारा इक्विलिब्रियम होता है शॉर्ट रन में, ठीक है? वहीं पर हमने लास्ट क्लास में जब हम इनके कंपोनेंट्स देख रहे थे तो एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट C+I, और इस क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये I जब भी हम इक्विलिब्रियम आउटपुट चैप्टर पढ़ेंगे तो दिस इज नथिंग बट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट? And this is equal to what was aggregate supply? एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम के बराबर थी, और इनकम आपकी या तो कंज्यूम होती है या फिर सेव हो जाती है। तो ये C+S, यहाँ से C कट गया दोनों जगह से, तो हमारी सेकंड कंडीशन निकल आई इक्विलिब्रियम की, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, ठीक है? तो ये 2 कंडीशंस होती हैं हमारी इक्विलिब्रियम की। आज हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली चीज़ को, और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम की, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब आप बुक खोलोगे तो आपको कुछ कंफ्यूजिंग से वर्ड्स दिखने वाले हैं इस कंडीशन को स्टार्ट करने से पहले, जो कि है ये 2 चीज़ें। मतलब सबसे पहली चीज़ कि केन्स जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कंसिडर कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कंसिडर सप्लाई एज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब केन्स बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, वो ये कहते हैं कि हम एक ऐसी इकोनॉमी में हैं जहाँ पर अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आई है। इसका क्या मतलब है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने ही वाले हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का, बट अगर अभी मैं इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, इसका मतलब ये है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और काम करना चाहते हैं।
इसका मतलब है केन्स ने ये कहा जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर ईयर में प्लान स्पेंडिंग बढ़ रही है, सपोज कंज्यूमर्स ये प्लान कर रहे हैं कि हम 10% से अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, तो मतलब इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 10% से सप्लाई बढ़ा सके। मतलब सप्लाई हमेशा डिमांड को देख के रिएक्ट करेगी। हमारी इकोनॉमी अभी भी अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रही है, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नेचर की है, वो हमेशा रिएक्ट करेगी एग्रीगेट डिमांड के टुवर्ड्स और वो जर्नल प्राइस को नहीं बढ़ने देगी। इसका क्या मतलब है, सपोज डिमांड 10% से बढ़ रही है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए मैम डिमांड बढ़ रही है तो हमारा प्राइस बढ़ जाना चाहिए, राइट? जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना, प्रोडक्ट्स का जर्नल प्राइस लेवल बढ़ना चाहिए इकोनॉमी में। बट हम ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नेचर की है, वो ये होने ही नहीं देगी, वो 10% से सप्लाई बढ़वा देगी। दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये अजम्पशन है केन्स की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके? सो चलो अब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको समझते हैं। सो हम ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा तो एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। हमने ये अजम्पशन ले ली कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नेचर की है और इकोनॉमी अभी भी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी में ऑपरेट कर रही है। सो अगर एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम जो हम लास्ट टेबल से समझते आ रहे हैं वो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 है, तो वहीं पर कंजम्पशन 0 लेवल पर कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, क्योंकि ये ऑटोनोमस होती है। इस लेवल पर हर कंज्यूमर को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ेगा, राइट? उसके सर्वाइवल के लिए पहले कंजम्पशन बड़ी होती है हमारी इनकम से, जैसे कि 20 0 से बड़ा है, 30 20 से बड़ा है। एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जहाँ पर सेविंग्स 0 हो जाती हैं। और यहाँ पर फिर कंजम्पशन एक छोटे रेट से बढ़ता है और इनकम ज़्यादा से, क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट इज आई, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट हर जगह पर 10 है, क्योंकि हमने क्या बात की, ना तो इनकम के बढ़ने से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक ही लेवल पर रहती है। हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट C प्लस I, तो हम इनको ऐड ऑन करेंगे। दिस इज 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। अब ये लेवल देखकर हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट लेवल 60, राइट? मतलब 60 लेवल कर जब इनकम होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब हम चलकर इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है? अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के लिए मैं एक्स एक्सिस पर y लिख सकती हूँ इनकम, या मैंने क्या बात की थी कि मैं उसको GDP भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं उसको एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं उसको आउटपुट भी बोल सकती हूँ। आप इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो, आपका ये ठीक है, ठीक है? यहाँ पर मैं C लिखूंगी और I लिखूंगी, क्योंकि मैं C और I को इस एक्सिस पर ड्रॉ करने वाली हूँ। तो जब लेवल ऑफ इनकम 0 है तो C कुछ ना कुछ है, तो हमने क्या डायग्राम देखा था कि हमारा C का डायग्राम होता है, राइट? दिस इज व्हाट वाज आवर एग्रीगेट सप्लाई। हमने लास्ट क्लास में इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखी थी कि एक 45 डिग्री एंगल पर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, राइट? नाउ हमने बात की अगर हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20 था, राइट? हमारा ये 0 है। अब 10 के लेवल पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज इट इज ऑटोनोमस, राइट? नाउ अब हमारे पास क्या कंडीशन आई कि एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट इक्वल टू C प्लस I। जब आप इसको एड ऑन कर एक डायग्राम बनाओगे, दिस विल बिकम पैरेलल टू C। वाई? बिकॉज C और AD के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब
एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट C प्लस I। तो एग्रीगेट डिमांड और C के बीच में जो डिफरेंस है वो I है, और I हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मतलब ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो AD और C का डायग्राम हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होगा। तो अगर मैं फिर से इसको इरेज कर दूं और मैं आपको बोलूं कि बिना शेड्यूल के मुझे एक ऐसा डायग्राम बनाकर दे दो जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई का, सो व्हाट विल यू डू, हम सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई बनाएंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट को पैरेलल करेंगे, फिर हम एक C बनाएंगे, उसके बाद C प्लस I उसके पैरेलल बनाएंगे विच इज़ AD, और जहाँ पर AD और AS एक दूसरे को स्टक कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। डन, दिस इज अंडरस्टूड। हम नेक्स्ट चीज़ देखें, वो ये सिचुएशन है when aggregate demand is greater than aggregate supply। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर्स प्लान कर रहे हैं खरीदने का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो प्रोड्यूसर सोच रहे हैं प्रोड्यूस करने का। सपोज कंज्यूमर सोच रहे हैं हम 50 यूनिट्स को खरीदेंगे इन फ्यूचर ईयर, और एग्रीगेट सप्लाई में प्रोड्यूसर्स ये सोच रहे हैं कि हम 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पास ऐसी डिमांड है 10 यूनिट्स की जो अनफुलफिल्ड है, राइट। तो हमें दिखा कि जो 10 यूनिट्स की डिमांड है ये अनफुलफिल्ड डिमांड है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लॉस सफ़र करेंगे, किस चीज़ का, अनफुलफिल्ड डिमांड का। अब प्रोड्यूसर्स ये सोचेंगे यार हमें ना प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इन द अपकमिंग ईयर द प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट और विल इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई। तो वो एग्रीगेट सप्लाई को तब तक बढ़ाएंगे जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, द प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज द एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एज लॉन्ग एज एग्रीगेट डिमांड डजंट बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ओके है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इस सिचुएशन में जो कंज्यूमर सोच रहे हैं कि हम खरीदेंगे वो कम है एज कंपेयर टू जो प्रोड्यूसर्स सोच रहे हैं। यहाँ पर भी लॉस होगा, प्रोड्यूसर्स को ही होगा, लेकिन यहाँ पर अनडिजायर्ड स्टॉक का लॉस होगा। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा स्टॉक होगा जो अनसोल्ड रह जाएगा, बिकेगा नहीं, मतलब स्टॉक पड़ा रहेगा। अब जब स्टॉक पड़ा रहेगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये प्लान करेंगे कि नाउ वी विल कट डाउन द प्रोडक्शन, राइट। तो वो एग्रीगेट सप्लाई को घटा देंगे या फिर आउटपुट को घटा देंगे या फिर इनकम को घटा देंगे, क्योंकि मैंने बात की थी कि ये सारा पैटर्न है, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई घटेगी तो आउटपुट घटेगी तो इनकम घटेगी, राइट, एम्प्लॉयमेंट घटेगी। गुड, नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये भी सिचुएशन ऑफ लॉस है, यहाँ भी अनडिजायर्ड स्टॉक है और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई तब तक कम होगी जब तक एग्रीगेट डिमांड बढ़ नहीं जाता एग्रीगेट सप्लाई के। तो क्या आप इस सिचुएशन में देख पा रहे हो कि दोनों सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई ही अपने आप को एडजस्ट कर रही है। यहाँ भी एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट कर रही है, यहाँ भी एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट कर रही है। इसीलिए हमने कहा था कि इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, मतलब ये हमेशा एग्रीगेट डिमांड को रिस्पॉन्ड करेगी। एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है तो भी वही रिस्पॉन्ड करेगी और एग्रीगेट डिमांड कम है तो भी वही रिस्पॉन्ड करेगी। नाउ आई होप कि आपको पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद S&I दैट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो as much as possible and thank you once again.